Good morning to all of you in this morning class. Our chapter number 7, source of a business finance, was in progress yesterday, and we will discuss a new topic in this chapter. तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर बोरोड फंड जो डिस्कस किया था, क्योंकि सोर्स ऑफ फाइनेंस जो बिजनेस में दे आर ऑफ टू टाइप. First is the own fund and second is the borrowed fund. Own fund is that fund which fund belongs to the owners of the business, means the shareholder of the business and their return earnings. वो आपका जो ओनर फंड कहलाता है, यानी मालिकों का पैसा. और दूसरा आपके पास में है वो है आपका बोरोड फंड, जो आपने उधार लिया है, यानी बोरो का मतलब उधार लिया हुआ पैसा. तो उधार लिया हुआ पैसा था वो मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट विच इज़ बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस टू रन द बिजनेस स्मूथली. तो वो जो पैसा उन्हें बाहर से उधार लिया था वो आपका कहलाता है बोरोड फंड. ठीक है जी. अब हमने कल जो है जो डिस्कस किया था वो बोरोड फंड को डिस्कस किया था, और उसमें हमने डिफरेंस जो ओन फंड और बोरोड फंड के अंदर दोनों डिफरेंस किया था. आज हम करते हैं कि सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जो आपका जो फाइनेंस है लेने का जो है, यानी पैसा उठाने के कौन कौन से तरीके हमारे पास में, तो हम उसका डिस्कस करते हैं. तो पहला ओनर फंड. ओनर फंड जो है वो किन किन चीज़ों से हम उठाते हैं. फर्स्ट आप कैसे था ओनर फंड. ओनर फंड, ओनर फंड हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ओनर फंड है कौन कौन से होते हैं, तो ये मैं डिस्कस करेंगे. तो ओनर फंड में आपका है इक्विटी शेयर. पहला आपका इक्विटी शेयर. फर्स्ट आपका इक्विटी शेयर. अब इक्विटी शेयर क्या होता है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग. और फोर्थ आपके पास में है वो आपके पास में GDR. GDR, इसका GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. ये हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है GDR का. नेक्स्ट है ADR. ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. और नेक्स्ट आपका होता है IDR. IDR का मतलब है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. ठीक है जी. तो ये आपके पास में है ओनर्स फंड, यानी मालिकों का पैसा इन जगहों पे होता है. तो आपका इक्विटी शेयर्स, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था पहले. इक्विटी शेयर जो है वो असली मालिक होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स ये जो है एक प्रकार के लोन होल्डर भी होते हैं और मालिक भी होते हैं. रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा बिजनेस ने अपने पास में कमा के रखा हो, बांटा नहीं है. GDR ये इक्विटी शेयर का एक रूप है. ADR भी ये भी इसी का ही टाइप है, ये अमेरिका का होता है. ये IDR ये इंडियन का है, ये भी ऐसा ही होता है. तो कुल मिला के हमारा इक्विटी और रिटेन अर्निंग ही बोल रहे, ये सभी तो इन्हीं के इक्विटी शेयर के रूप ही हैं. दीज आर द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स मोर और लेस, जैसे हम इसको करें. तो ये आपका जो है वो था आपका इक्विटी ओनर्स. ठीक है, ओनर्स फंड. दूसरा बोरोड फंड. तो बोरोड फंड में कौन कौन से होंगे. बोरोड फंड्स, बोरोड फंड में हम पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, बोरोइंग में कहाँ कहाँ से हो सकती है. तो फर्स्ट है डिवेंचर्स. सेकंड आपके पास में लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है जी. थर्ड आपके पास में है वो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक.
लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक से लोन। और फोर्थ आपके पास में है पब्लिक डिपॉजिट्स। और फिफ्थ आपके पास में है ट्रेड क्रेडिट। और सिक्स्थ आपके पास में है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, यानी आपका आईसीडी बोलते हैं इनको, आईसीडी, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। तो मेनली आपके जो हैं जो सोर्स ऑफ फंड हैं, यानी बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, तो वो आपके टू टाइप से हो सकता है, ओनर्स फंड, सेकंड बोरोड फंड। ओनर फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द मनी फ्रॉम द ओनर फंड, दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। और बोरोड फंड में आपके पास में है डिवेंचर्स, हिंदी में बोलते ऋण पत्र, आगे डिस्कशन में आएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट और इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट यानी आईसीडीज। ठीक है, तो ये आपके पास में हमारे पास में पॉइंट हैं। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करते हैं, ये होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं जी, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स या ओनर्स फंड। ठीक है, ओनर्स फंड को हम जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे डिस्कशन इसका करते हैं। ओनर्स फंड कहें या लॉन्ग टर्म में कहें, ठीक है, क्योंकि ओनर्स का पैसा जो है वो बिजनेस के लास्ट तक खड़ा रहता है, तो इसलिए हम इसको जो है हम बोलते हैं ओनर फंड या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओनर फंड या हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो हम इसको ओनर फंड कहते हैं, चल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। तो इसमें आपके पास में इश्यू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स हम इश्यू कर दें। सबसे पहले ये होता है कि आप शेयर इश्यू कर दें। ठीक है, अब शेयर जो है वो होता क्या है, हम पहले इसके बारे में बात कर लें कि द शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। कि आपका जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल यूँ बोल लें। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपका ये बिजनेस है, इसमें आपके 1 लाख रुपीज़ लगे हैं। ठीक है, और इस 1 लाख रुपीज़ में मान लो आप 10 लोग जो हैं वो इसमें पार्टनर हैं, और हर बंदे ने 10 लाख रुपीज़ ईच हर एक ने लगाए, यानी हर बंदे ने 10-10 हज़ार रुपये इसके अंदर लगाए हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो 10-10 हज़ार रुपये लगाए तो आपका 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख हो गया। इसका नहीं ये हुआ कि एक बंदे का हिस्सा इसमें 10,000 है, शेयर का मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि ये तो एक मैंने लोकल एग्जांपल दिया है कि आपका जो है एक बिजनेस है, उसमें 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर 10,000 ईच लगाए, तो एक पार्टनर का शेयर हो गया है 10,000। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हैविंग करोड्स एंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स करोड्स की जो कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है कि मान लो कि वो ये इसी को मान ले 1 लाख से ले लेते हैं इसको, कि अगर यहाँ पर एक शेयर, ये आपके जो है 10,000 शेयर्स हैं, आप जो है ये 10,000 शेयर में कर दिए, 10 रुपीज़ ईच कर दिया। ठीक है, आपका जो है हमने क्या कि इस कैपिटल को हमने 10,000 टुकड़ों में बांट दिया, 10,000 यूनिट में बांट दिया, और एक यूनिट की वैल्यू बना दी 10 रुपीज़। ठीक है, अब मेरे पास में मान लो कि 1,000 रुपीज़ हैं, तो मुझे 100 यूनिट मिल जाएंगी, 100 इंटू 10, तो 1,000 रुपीज़ मैंने जमा करवा दी कंपनी में, और मुझे 100 यूनिट मिल गई। ये 100 यूनिट का मतलब 100 शेयर मुझे मिल गए।
अब किसी बंदे के पास 10 रुपये थे तो उसने 1 यूनिट खरीद ली 10 रुपये की, तो उसके पास में 1 शेयर हो गया। तो यानी ये हो गया 1 लाख रुपए का स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है, 1 शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये का जो शेयर है ये आपको कहलाएगा शेयर, ठीक है, ये हिस्सा। इसका अलावा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जो कैपिटल का है वो आपका शेयर कहलाएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्ट यानी आपकी टोटल कैपिटल थी 1 लाख, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट 10 रुपये का है। तो 10 रुपये का तो 10,000 शेयरों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख हो गई। तो इसका ये हुआ कि आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज ए शेयर। तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कैपिटल का वो आपका शेयर कहलाता है। ए शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। इंटरेस्ट का मतलब उसके पैसे, कि यानी एक शेयर का नहीं हुआ कि अगर मैंने 100 शेयर ले रखे हैं तो मेरे यहाँ पर 100 इंटरेस्ट हैं, यानी 100 शेयर्स का इंटरेस्ट मेरे इस कंपनी के अंदर है। तो यानी ये आपका कह रहता है कि और ये मेरा इंटरेस्ट कंपनी के अंदर है। उसके अंदर कह रहा कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कंपनी कैन इश्यू 2 टाइप ऑफ द शेयर्स। 2 प्रकार के शेयर जो कंपनी इश्यू कर सकती है। तो वो आपके, हाँ जी, इसमें शेयर के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। शेयर को जो स्मॉलेस्ट पार्ट हम बोलते हैं कैपिटल का, स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब कि जैसे यहाँ पर 10 रुपीज़ का एक शेयर हो गया, 10,000 शेयर थे, 10,000 इंटू 10 तो 1 लाख हो गए। तो ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल कहलाता है शेयर। तो कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर, यू कैन एलेबोरेट इट इन ए सिंगल लाइन, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज ए शेयर। कि पूंजी का, बिजनेस की पूंजी का छोटे से छोटा हिस्सा आपका शेयर कहलाता है, ठीक है जी। अब इश्यू ऑफ शेयर्स, अब शेयर का मतलब ये था, अ शेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप, दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर। पहले आपके पास में है इक्विटी शेयर, सेकंड आपके पास है प्रेफरेंस शेयर। सेकंड आपका प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकंड आपका है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर की हिंदी होती है समता अंश। जो इक्विटी शेयर की जो हिंदी में बोलते हैं वो होता है समता अंश। जैसे इक्विटी वर्ड है तो हम बोलते हैं इसको समता अंश, ठीक है। और इसको हमें हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जिनका पूर्व में कोई अधिकार हो, किससे, इनसे पहले इनकी कुछ राइट हो, तो वो क्या रहता है प्रेफरेंस शेयर। इसका ये प्रेफरेंस शेयर को कुछ राइट जो हैं वो मिले हुए हैं इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ठीक है। तो ये इससे बिलोंग करता है। अभी हम देखते हैं कि आपका जो है इक्विटी शेयर का डेफिनेशन क्या कहता है कि इक्विटी शेयर मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड and includes stock. Equity share is a common security issued under the permanent or owners fund. Equity shareholders are the most important source of raising loan from capital. The equity share are those shares which do not carry any special preferential right in the payment of the annual dividend or repayment of capital. At the same time, winding up all the capital of the equity shareholder is returned only after the claim has been settled. Prior the year 2000, the company were allowed to issue the equity shares with the equal right only. In 2000, an amendment was made in the Companies Act permitting companies to issue 2 categories of equity shares, that is equity share with equal right and equity share with the differential right. अब यहाँ पर तो डेफिनेशन काफ़ी लंबी चौड़ी लिख दी है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इससे एग्जाम हम वैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपका एक मान लो एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस के अंदर आपके 1 लाख रुपीज़ लगे थे और उसमें आपके 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक था, यानी आपके जो 10,000 शेयर होल्डर हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर एक शेयर ले एक बंदा तो 10,000 शेयर थे, 10,000 से आदमी हो गए। अब 10,000 आदमी हैं, वो सारे के सारे एक मीटिंग करेंगे, ठीक है। मीटिंग करने के बाद में उनमें से कोई कंपनी का डायरेक्टर चुना जाएगा, कोई कंपनी का ट्रेजरर होगा, कोई कंपनी का
प्रेसिडेंट होगा, कोई कुछ भी होगा नहीं। आपके जब उसमें 5-6 पोस्टें होती हैं जो कंपनी को चलाती हैं। तो इसका लिए हुआ कि वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन टेक प्लेस, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, दे हैव द वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट भी है। क्योंकि आपके जो 10,000 लोग हैं उन्हीं में से मान लो 5 आदमी उन्होंने चूज करने हैं। आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है और दूसरे लोग हैं। तो वो आपके 5 आदमी चुनने हैं। तो इलेक्शन होगा, उसमें 10,000 लोग अवेलेबल होंगे और उनमें से कुछ लोग जो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, उनमें से 10,000 लोग उनमें से 5 आदमियों को चुनेंगे और वो 5 आदमी फिर अगले 5 साल या 2 साल 3 साल जो भी रूल है कंपनी का, उस हिसाब से बिजनेस को चलाएंगे, कंपनी को चलाएंगे। ठीक है। इसका ये हुआ कि कंपनी के असली मालिक वो 10,000 लोग हैं जिनके पास में इक्विटी शेयर हैं, जिनके पास में इक्विटी शेयर, वही कंपनी के असली मालिक हैं। और कंपनी को अगर लॉस हो गया तो इन लोगों को कोई पैसा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉस हो गया तो इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि यही लोग कंपनी चलाते हैं, बिजनेस इन्हीं लोगों का है। तो यहाँ पर हम कहें कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव द वोटिंग राइट एंड दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन एंड दे कैन बी इलेक्टेड एज द ऑफिस बियरर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के ऑफिस बियरर भी बन सकते हैं। जैसे हमारे गाँव में, शहर में आपके जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम लोग जो मेयर को या सरपंच को चुनते हैं, जिला पार्षद या मेंबर को गांव में चुनते हैं, और उस प्रकार से जो जो असली लोग हैं, जो वोटर हैं, वो उन लोगों को चुनते हैं। तो उसी प्रकार से हम कंपनी के अंदर जो है इक्विटी शेयर होल्डर, उनके पास में राइट है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं और वो कंपनी के नुमाइंदे चुने जा सकते हैं और वो कंपनी को चला सकते हैं। ठीक है। तो ये तो होगा इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं या इक्विटी शेयर्स हैं, उनको होल्डर को बोलेंगे जो इसका धारक है, यानी जिसने शेयर खरीदे के वो बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर। अब पहले इक्विटी शेयर जो है वो एक ही प्रकार का होता था। ठीक है। यानी उनको इक्विटी बोलते थे। अब उसकी दूसरी टाइप और हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंशियल्स राइट, उनके अलग कुछ राइट है और अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। सेकंड आपके पास है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, प्रवेश की जैसी हिंदी भी लिखी है कि पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश में से हैविंग सम प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल होता है स्पेशल राइट। स्पेशल राइट किस पे? इक्विटी शेयर होल्डर से के ऊपर से इनके स्पेशल राइट हैं। मीन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर सम राइट, वो कौन से 2 राइट हैं? 2 ही राइट होते हैं। एक तो इनका ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स। ये आपका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो आपका जो है इक्विटी शेयर से पहले उनको डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, उस केस में इन लोगों की कैपिटल पहले मिलेगी, इनकी बाद में मिलेगी। 2 राइट हैं, एक तो पहले इनको प्रॉफिट लेने का अधिकार और दूसरा इनको कैपिटल पहले लेने का अधिकार। इनके पास में ये 2 राइट आपके स्पेशल होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अब फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है इसके बारे में? आपके इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम रबिंग इट। कुलदीप सांगवान, आप सुन पा रहे हो ढंग से? कुलदीप, कुलदीप बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। कुलदीप सांगवान जो नया स्टूडेंट है, मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस में है कि नहीं। अभी आपका कुलदीप जो है, कुलदीप, कुलदीप आप बोल क्यों नहीं रहे बेटा? आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक। चलो, हो सकता है आपकी दिक्कत हो कोई, उसमें आवाज ना आ रही हो। हाँ जी। तो आपका जो है फीचर्स है ऑफ इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? फीचर्स को हम बोलते हैं विशेषताएं। ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? फर्स्ट है प्राइमरी रिस्क बियरर। प्राइमरी रिस्क बियरर,
प्राइमरी रिस्क बेयर जब रिस्क होगा तो सबसे पहले इन लोगों का पैसा डूबेगा। If the company is running in loss and the company goes to winding up, in that case, the first of all these equity shareholder bear the risk. सबसे पहले इनका पैसा डूबेगा और उसके बाद में जो है आपके प्रेफरेंस शेयर या दूसरे डिवेंचर होल्डर्स या बैंकों का पैसा डूबेगा। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का पैसा डूबेगा, तो ये प्राइमरी रिस्क बेयर होगा। क्लेम ओवर रेड्यूसल इनकम, क्लेम ओवर रेड्यूसल इनकम। क्लेम ओवर रेड्यूसल इनकम का मतलब क्या हुआ कि इफ द कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट, then first of all company will pay the interest to the bankers if they have taken the borrowed loan, then they will pay to the creditors, then they will pay to the preference shareholders dividend, and at the end what amount is reduced, जो अमाउंट उनके पास में बाकी बचा है, that will be divided in a equity shares, वो इक्विटी शेयर्स में होगा। तो क्लेम कौन कर सकता है कि कंपनी के पास जितना पैसा पड़ा है एज ए प्रॉफिट, उस पर क्लेम जो है वो कर सकते हैं केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर, यानी क्लेम ओवर रेड्यूसल इनकम। जो रेड्यूसल इनकम बची, जब शेष प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर केवल इन्हीं लोगों का राइट होता है। बेसिस फॉर लोन, थर्ड इज बेसिस फॉर लोन। बेसिस फॉर लोन, लोन के लिए बेस बनता है if the businessman, if the company want to take the loan from the market, in that case the creditor or the borrower will first of all see how much equity share capital the company has. If the company has small equity shares capital, then borrower will not borrow you the money, क्योंकि उनको पता है कि अगर मालिक लोगों का पैसा अच्छा है तो इसका ये है कि सबसे पहले उन लोगों का पैसा डूबेगा, कंपनी तो लॉस में नहीं जाएगी, और उनका पैसा डूबने के बाद मेरा डूबेगा। तो अगर आपका इक्विटी शेयर्स में काफ़ी कम है तो वहाँ पर फिर लोन मिलने में बड़ी दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लोन देने वालों में केवल इक्विटी शेयर ही दे पाते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल, फोर्थ इज कंट्रोल। Control means the total control of the business or the company is in the hand of the equity shareholders. मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के हाथों में पूरा पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। तो कह रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग द वोटिंग राइट, द इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू सिलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी, यानी पूरी कंट्रोलिंग जो है वो इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर है। नेक्स्ट है हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट। Higher profit means there will be the higher profit because the business is established to see the good opportunities, is started to see good opportunities. It means there is possibility of a good profit, and if the business is running if the business is earning very good, in that case there will be more income and all the incomes will be go into the अकाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर के जो है खाते में पैसे जाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिवेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर आर फिक्स्ड। आपके जो प्रेफरेंस शेयर है और आपके जो डिवेंचर होल्डर हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट द डिवेंचर होल्डर एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स्ड इनकम ओनली इनकम ओनली बट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द हायर प्रॉफिट। तो उनको तो केवल फिक्स इनकम मिलेगी जबकि इनको हायर जो मिलती है। नेक्स्ट इज प्री एम्प्टिव राइट, प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट, प्री एम्प्टिव राइट जो होता है उसका क्या मतलब है? प्री एम्प्टिव राइट का मतलब ये होता है कि इफ द कंपनी वांट टू एक्सपेंड दिस इट्स बिजनेस, अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल, मीन्स इट वांट टू इश्यू द मोर इक्विटी शेयर्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द राइट
to these equity shareholder that they will give the preference that they should purchase the equity shares. कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे वहाँ पर 1000 शेयर हैं, मैं चाहता हूँ मुझे और भी मिल जाएं। तो अगर कंपनी कहीं पर शेयर इश्यू करना चाहती है, सबसे पहले मुझे भी ऑफर देगी कि आप अगर खरीदना चाहे तो आप ले लो, वरना हम आम मार्केट में शेयर बेचेंगे। नेक्स्ट इज परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल permanent capital means there is a permanent capital. If you have taken the if you have sold the preference shares, then you to repay it after 5 year, 10 year, 12 year. If you have taken the loan from the bank, you will have to pay it. If you have issued the debentures, that is also repayable. It means the equity shareholders are the permanent capital, means there is no refund of equity shares. Equity shares का कोई भी refund नहीं होता है, ठीक है? It means it is a permanent capital for the business. These were the 7 features for the equity shares. तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ. Primary risk bearer means primary risk bearer of these equity shareholders, means the risk will be first of all to the equity shares, not to the preference shares, not to the debenture, not to the bank or not to the other parties. Claim over the residual income means after paying the interest on loan, interest on debentures, interest on preference shares, then what the residual income is there, the claim will be of equity shares. Next is base for loan. The loan is provided by the creditors only on the basis of the equity shares numbers. Equity share आपकी कितनी है, और control, the total control remains in the hand of the these shareholders. And next is higher profit. Naturally, they will get the higher profit because every type of the loan has a fixed rate of interest, but there is no fixed rate of interest or dividend. They will get more profit. Preemptive rights means if you want to issue the shares, then first of all you have to ask from the existing equity shareholders about the issue of shares. And permanent capital, it means there will be a permanent capital to the business because all the other capital are repayable but these are not repayable. ठीक है, तो ये आज हम इतना ही करेंगे. इसमें किसी को डाउट है कोई आप तो मेरे से पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम कल दोबारा से थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे अकाउंट्स क्लास में. ठीक है जी, है कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? चलो थैंक यू, बाद में फिर मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में. सभी बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा